आज हम एक चरण और आगे बढ़ेंगे ज्योग्राफी में, क्योंकि हमारा क्लाइमेट लगभग 5 लेक्चर 1 घंटा और 50 मिनट के जो हमने कंप्लीट किए, आज हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जब हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के टॉपिक की बात करते हैं तो ये जितना शैलो नजर आता है उतना ही डीप टॉपिक है और बहुत लंबे समय से ही यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। नेचुरल वेजिटेशन में आप बहुत कुछ पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्लाइमेटिक रीजन से एसोसिएटेड डिफरेंट तरह के फॉरेस्ट, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो उसको आप स्टडी करते हैं, जिसे वेजिटेशन कहा जाता है। और मैं फर्क बता दूंगा कि नेचुरल वेजिटेशन एंड अनदर वेजिटेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो ये आप सारे स्टडी करेंगे इंडिया में कहाँ पर किस तरह के फॉरेस्ट, कौन सी वुड की स्पीसीज वहां पर मिलती हैं, ट्रीज की स्पीसीज वहां पर मिलती हैं और किसकी कमर्शियल वैल्यू है किसकी नहीं है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉरेस्ट का डिवेस्टेशन हुआ है तो उसका कंजर्वेशन करना हमें बहुत जरूरी है। ये सारा कंजर्वेशन एंड नेचुरल वेजिटेशन का जो टॉपिक है अपने आप में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। काफी सारी चीजें इसमें आएंगी, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री का एक टॉपिक कवर होगा जो बहुत ही वास्ट है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों आपको डिस्कस करने हैं। गवर्नमेंट ने अब तक जो भी स्कीम्स बनाई हैं इसके रिलेटेड वो आपको स्टडी करनी है। इसके बाद हम सेपरेटली टारगेट करेंगे वाइल्ड लाइफ को। वाइल्ड लाइफ में आपको इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क ये सारे स्टडी करने हैं, इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स पढ़ने हैं, इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़नी है, प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ना है, प्रोजेक्ट एलिफेंट पढ़ना है, सारा डीपली कवर करना है। जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं वो किस वजह से इम्पोर्टेंट है वो सारा रिवर के साथ, लोकल क्लाइमेटिक फैक्टर के साथ रिलेट करके, जैसे यूपीएससी के नेचर के क्वेश्चन आते हैं उस टेंडेंसी पढ़ना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क्स किस स्टेट में कहाँ है रट्टा नहीं करना है, हमें कंसेप्चुअल पढ़ना है। कहाँ पे कितना रेनफॉल हो रहा है, क्या उसका ह्यूमिडिटी लेवल है, क्या उसका रिवर रिजिम है और क्यों वो पर्टिकुलरली इतनी प्रोटेक्टेड है, उसके यूनिक एनिमल, बर्ड, रेप्टाइल जो भी है उसके स्पीसीज को अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, तो अपने आप में ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज होने वाली है वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की। और ये अपने आप में बिगिन नहीं हो सकती जब तक हम क्लाइमेट ना कराएं। इसके पहले क्लाइमेट माने डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स। तो जब हम डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स को अप्रोच करेंगे, हम इंडिया के लेवल पे उसे कभी अप्रोच कर ही नहीं सकते जब तक हमने उसे कॉम्प्रिहेंसिवली ग्लोब के लेवल पे नहीं स्टडी किया। तो मैं पहले ग्लोब के लेवल पे आपको क्लाइमेटिक रीजन पढ़ाऊंगा। किस वे में? इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर कंप्लीट हो इस वे में। हम इससे पहले फिजिकल ज्योग्राफी में इसे बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं, आने वाले दिनों में फिर से करेंगे जब आप फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे। आज इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैं आपको वर्ल्ड के क्लाइमेटिक बेल्ट की एक तरह की इंट्रो प्रोवाइड करूंगा। तो हम आज के पूरे लेक्चर को ही इंट्रोडक्शन टू द नेचुरल वेजिटेशन कह देते हैं, जो आगे आगे डीप होता चला जाएगा और हम इसे फिनिश करते हैं। जब हम वर्ल्ड लेवल पर क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करते हैं तो डिफरेंट बॉटनिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, ज्योग्राफर्स हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, सभी ने कई तरह की स्कीम्स दी हैं क्लाइमेट को डिमार्केट करने। इसमें इंपॉर्टेंट पर्सन कोपेन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कोपेन की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाद में जाकर के गीगर कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कहलाने लगी। इसी में ट्रेवर्दा की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एलडी स्टैम्प की भी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है और इंडिया के आरएल सिंह की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। हम सबको पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले सबका जो एक सार निकलता है उसके बेसिस पे हम एक ओवरऑल ग्लोबल पैटर्न को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें। मैंने आपके सामने फिजिकल ज्योग्राफी का मैप लगा रखा है और लेक्चर के दौरान फोकस भी मेनली हम इस रीजन पे ही रखेंगे, जूम, ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये जो आपके सामने मैंने लाइन डार्क कर दी है ये 0 डिग्री इक्वेटर है और इसको हम निकाल देते हैं ये पर्टिकुलरली अफ्रीका के रीजन से और ये यहाँ से साउथ अमेरिका के रीजन से, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये इंडोनेशिया के रीजन से भी गुजर रही है। ये सारी की सारी 0 डिग्री इक्वेटर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लाइन हमारे सामने इंपॉर्टेंट आ जाती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन दिस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अगर हम अमेरिका की बात, अफ्रीका की बात करें तो ये यहाँ से गुजरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और बिल्कुल यहाँ से गुजरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी तरह से यहाँ से
साउथ अमेरिका से गुजरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आपके सामने क्लियर है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पूरी तरह से तीनों की तीनों लाइन एक कॉन्टिनेंट से गुजर रही हैं जो अफ्रीका है। यानी कि अफ्रीका नॉर्थ साउथ एक्सपेंस में काफी बड़ा है, बहुत एक्सपेंसिव है। ओके, अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप सब कुछ समझ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक लैटिट्यूड में आपके सामने और ड्रा कर देता हूँ जिसको ये कहते हैं दिस इज आर्कटिक सर्कल एंड दिस पर्टिकुलर वन इज द अंटार्कटिक सर्कल। तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कॉन्टेक्स्ट में ही सारा स्टडी कर लेंगे। आर्कटिक सर्कल को अच्छे से स्टडी करिएगा। ये पर्टिकुलरली देखिए रशिया का रीजन है, यूरोपियन रीजन है, यहाँ से आर्कटिक सर्कल सारा गुजर रहा है। जब आप अपने घर पे पढ़ेंगे तो इस मैप को इग्नोर बिल्कुल ना करें, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑक्सफोर्ड के एटलस के साथ ही प्रेफर करके इसको स्टडी करिएगा। चलिए, क्लियर हो गए आपको सारे मेन बेल्ट्स और नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको पता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन रही हो, उस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में तीन चीजों का सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और ये कॉमन रहा है सभी क्लाइमेटोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, इकोलॉजिस्ट, आप कुछ भी उनको कहिए, सिंपल सेंस में आप ज्योग्राफर्स कह लीजिए, उन्होंने इन कंसेप्ट्स को यूज किया है। वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पहला टेम्परेचर, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेनफॉल एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेजिटेशन। तो आपसे कोई पूछे कि क्लाइमेटिक रीजन्स अगर हमें डिस्कस करने हैं तो हम मेनली किन किन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकते हैं? टेम्परेचर, रेनफॉल एंड वेजिटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब टेम्परेचर से ही इम्पैक्ट हो जाएगा प्रेशर, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और प्रेशर से ही कनेक्टेड होगी आगे विंड्स। तो टेम्परेचर के साथ ही कनेक्टेड है विंड्स एंड प्रेशर। तो कुल मिलाकर के अगर आप कोई भी क्लाइमेटिक जोन डिस्कस करना चाहते हैं तो उस क्लाइमेटिक जोन में अगर आप एटमॉस्फेरिक फैक्टर को कंसिडर कर रहे हैं तो उस एटमॉस्फेरिक फैक्टर का ही पार्ट हो जाता है टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द विंड सिस्टम, और उसके बाद आता है एक फैक्टर वेजिटेशन। ओके, अब इसके बेसिस पर हम सारा सिस्टम समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर रीजन की। ये जो लाइन गुजर रही है इक्वेटर से, तो इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ एंड इक्वेटर से 10 डिग्री साउथ। तो क्योंकि हम एक जनरलाइज सेंस में कर रहे हैं तो हम साउथर्न हेमिस्फीयर को आज इग्नोर करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बेसिस पे सारा क्लियर हो जाएगा। तो इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ के बीच में आपसे अगर पूछा जाए तो कौन सा क्लाइमेट है, अब हमारा सारा क्लाइमेट यहीं पे मैं आपको बना दूंगा। मान लीजिए 0 डिग्री इक्वेटर है, तो इससे ठीक 10 डिग्री नॉर्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी कौन सी क्लाइमेटिक की बेल्ट या पेटी आ रही है? इसका नाम है इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट को और किस किस नाम से आप जान सकते हैं? रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट। दूसरा नाम इसका कौन सा हो सकता है? एवरग्रीन, एवरग्रीन फॉरेस्ट क्लाइमेट। तो बहुत सारे नाम हैं जिनमें से इक्वेटोरियल क्लाइमेट, रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, एवरग्रीन फॉरेस्ट क्लाइमेट, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट नाम जिस वजह से इसे जानते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्लाइमेट। ये सारे इसके नाम हैं। तो हमारे सामने क्या निकल के आया? 0 से 10 डिग्री नॉर्थ की बेल्ट में थ्रू आउट द वर्ल्ड एक क्लाइमेटिक जोन एग्जिस्ट कर रहा है जिसका नाम क्या है बेटा? इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट, रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट क्लाइमेट। आप कुछ भी इसको कहिए। क्लियर? किस फैक्टर पे डिपेंड हुआ ये? वर्ड आ रहा है ट्रॉपिकल और वर्ड आ रहा है इक्वेटोरियल, और इसके बाद हमने दो इंपॉर्टेंट वर्ड नोटिस किए, एक रेन फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसी के बेसिस पर अगर मैं इसे जस्टिफाई करना चाहूँ, एक इसकी डिस्क्रिप्शन देना चाहूँ
तो डिस्क्रिप्शन ये बनती है कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि थ्रू आउट द ईयर 4 कंडीशंस बनती हैं सन की माइग्रेशन से। एक 23 मार्च को जो कंडीशन बनती है जब सन इक्वेटर पे वर्टिकल है और उसकी रेज इक्वेटर पे वर्टिकली फॉल कर रही हैं, उस सिचुएशन को हम कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। उसके बाद 3 महीने का सफर तय करके हर 1 मंथ में 8 डिग्री नॉर्थवर्ड मूव होते हुए सन ठीक 21 जून को ये 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे वर्टिकल हो जाएगा और ये कहलाएगी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको हम कहेंगे समर सॉलिस्टिस। उसके बाद 3 महीने की वापस जर्नी करेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ 23.5 डिग्री पर ही इंक्लाइन है। अर्थ 23.5 डिग्री पर इंक्लाइन है और इस 23.5 डिग्री की इंक्लिनेशन के साथ ही अर्थ सन के अराउंड रेवोल्यूशन करती है। तो अगर सन के अराउंड ये इस 23.5 डिग्री की इंक्लिनेशन के साथ रेवोल्यूशन करती है, तो रेवोल्यूशन करते हुए कभी अर्थ का ये पर्टिकुलर रीजन सन को फेस करेगा बहुत ही बल्ज्ड वे में, और कभी अर्थ का ये पर्टिकुलर रीजन फेस करेगा बहुत ही बल्ज्ड वे में। इसकी वजह से सन सिर्फ और सिर्फ 23.5 एंड 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ ही नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड माइग्रेट करता है। इसकी वजह से जैसे ही 21 जून को समर सॉलिस्टिस की डेट होगी, आप 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथवर्ड जर्नी बिगिन करेंगे और अल्टीमेटली इस साउथवर्ड जर्नी को बिगिन करते हुए आप फिर से 3 महीने का सफर तय करके 21 या 23 सितंबर की डेट में वापस से इक्वेटर पे वर्टिकल हो जाएंगे, और इस वर्टिकलिटी के दौरान इसको कहेंगे हम ऑटम इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब जब दिन और रातें एक बराबर होती हैं, और इक्विनॉक्स का लिटरल मीनिंग है इक्वल नाइट्स, हर रोज 12 घंटे की रात होना। ओके, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है। आप अपनी कंट्री इंडिया में भी नोटिस कर लीजिए, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन में 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात आपको मिलेगी। ओके, अदरवाइज समर सीजन में डे लॉन्ग हो जाता है, नाइट शॉर्ट हो जाती है, और विंटर सीजन में नाइट लॉन्ग हो जाती है, डे शॉर्ट हो जाता है। इसके बाद जब आप फिर से 3 महीने का सफर तय करेंगे, आप 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल होंगे। इसको कहेंगे हम विंटर सॉलिस्टिस, क्योंकि इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसमें वर्ल्ड का 70% लैंड मास एग्जिस्ट करता है, वो विंटर फेज कर रहा होगा, इसलिए यह विंटर सॉलिस्टिस है। लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया है और नीचे चिले और पेरू का रीजन है, वहां पे आपको समर ऑब्जर्व होनी शुरू हो जाएगी। ओके, और इसके बाद फिर से 3 महीने का सफर तय करके हम वापस से 23 मार्च पे आ जाएं। पूरा 12 साल पूरे हुए और फिर से आप आ गए स्प्रिंग इक्विनॉक्स पे, इक्वल नाइट्स। तो कुल मिलाकर के इन 12 महीनों के चक्र के दौरान अगर हम सूर्य की गति को देखें, उसकी पोजीशन को ऑब्जर्व करें और उसकी वर्टिकल फॉल ऑफ द रेज को, इंसोलेशन की रिसेप्शन को नोटिस करें, तो पूरे समय के दौरान सन इस ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर वर्टिकल रेज फॉल करता ही रहा है लगभग, और इसमें सबसे प्रोमिनेंटली वर्टिकल रेज रिसीव हो रही है सन की ये इक्वेटोरियल रीजन को, और इसकी वजह से इस पर्टिकुलर रीजन में बड़े पैमाने पर हीट रिसीव होगी। कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू अर्थ बड़े लेवल पर गर्म हो जाएगी, और अर्थ जब उस इंसुलेशन को रिसीव करके गर्म होगी तो इस सारे रीजन में इवेपोरेशन का प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगा। जब इस पर्टिकुलर एरिया में इवेपोरेशन होना शुरू होगा तो कन्वेक्टिव मैकेनिज्म जब अपवर्ड मूव करेंगे उस वार्म अर्थ के सरफेस के साथ कांटेक्ट में आकर के, तो फिर अपवर्ड जाने पर कंडेंसेशन होगी, और जैसे ही उन वार्म्ड एयर पैकेट की अल्टीट्यूड पे हाई जाने के बाद जिस कंडेंसेशन होने के बाद रेनफॉल बिगिन हो जाएगा, और इस रेनफॉल की वजह से, इस हाई क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से इस पर्टिकुलर रीजन में बड़े लेवल पर ह्यूमिडिटी एंड वाटर अवेलेबिलिटी रहेगी, जिससे वेजिटेशन ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होगा। तो होता यह है कि इक्वेटर का ये पर्टिकुलर रीजन 0 से 10 डिग्री नॉर्थ एंड 0 से 10 डिग्री साउथ में बड़े लेवल पर थ्रू आउट द ईयर सन की वर्टिकल रेज फॉल करती रहती हैं। इसकी वजह से इस पर्टिकुलर एरिया में इवेपोरेशन का कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग रहता है, और इवेपोरेशन की वजह से आपको पता है कि जब कन्वेक्टिव सेल मैकेनिज्म बनेगा, विंड्स जो हैं गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठेंगी, तो कंडेंसेशन होकर के क्लाउड भी फॉर्म होंगे। तो ह्यूमिडिटी तो होती ही एयर में, उसकी अपवर्ड मूवमेंट भी होती है, और इस ह्यूमिड लेडन विंड की जब अपवर्ड मूवमेंट होती है तो कंडेंसेशन के बाद वर्षा होती है, जिसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं,
और प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर लश ग्रीन फॉरेस्ट और वेजिटेशन हमें थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलते हैं। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन बेल्ट इसका नाम इसी वजह से पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो ट्रीज होते हैं उनमें स्पीसीज नस्ल की डाइवर्सिटी बहुत होती है, विविधता बहुत होती है, जिसकी वजह से सभी पेड़ कभी भी एक बार में ही एक समय में अपने पत्ते नहीं गिराएंगे। डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से पत्ते तो पेड़ गिराएंगे लेकिन सभी बारी बारी से गिराते रहेंगे। इसकी वजह से थ्रू आउट द ईयर एक ग्रीनरी आपको एस्टेब्लिश्ड ही मिलेगी इस एवरग्रीन फॉरेस्ट में। यही कारण है कि ये जो पर्टिकुलर जंगल होते हैं इनमें ऑर्किड्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, क्योंकि वैरायटी ऑफ द स्पीसीज बहुत है। इसकी वजह से डिफरेंट टाइम पे फूल मिलेंगे और डिफरेंट टाइम पे फल देखने को मिलेंगे। तो थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर आपको पत्ते, पत्तों के साथ फूल, फूल के साथ फल एक ही बार में एक ही फॉरेस्ट में देखने को मिल सकते हैं। और यूपीएससी से पूछ भी चुका है कि ऐसे कौन से फॉरेस्ट हैं जहाँ पे एक ही समय में आपको ये सारी चीजें इकट्ठी देखने को मिल जाती हैं। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज बहुत ज्यादा है। क्लियर है ये कहानी? इसका सीधा सीधा कनेक्शन किससे हुआ? दो चीजों के साथ। वो दो चीजें कौन सी थी? सबसे पहला फैक्टर था कि सन की वर्टिकल रेज का वहां पर फॉल होना, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था वहां पर रेनफॉल होना। तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर एंड रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंटली इस बात से कनेक्टेड हैं कि वहां की वेजिटेशन कैसी होगी। वेजिटेशन का कारण क्या है? यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होता है। इसकी वजह से जो सॉइल की अपर लेयर में जितने भी डिजोल्व होने लायक मिनरल्स हैं वो उस रेनफॉल वाटर के साथ डिजोल्व हो करके अर्थ की निचली लेयर्स में चले जाएंगे, और नॉर्दर्न जो अर्थ की टॉप लेयर है, डाउन लेयर में जाने के बाद टॉप लेयर में सिर्फ वही मिनरल्स बच जाएंगे जो मिनरल्स घुलने लायक नहीं होते। इस वजह से वह रगड़ सब्सटेंसेस अर्थ के सरफेस पर रह जाएंगे और अर्थ के सभी मेन मिनरल्स जो कि अच्छे लेवल पर प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं अर्थ की डाउन लेयर्स में चले जाएंगे पानी के साथ घुल करके। इसे लीचिंग कहा जाता है। तो इस पर्टिकुलर जोन में ड्यू टू हाई रेनफॉल लीचिंग बहुत एक्टिव रहती है और इसी की वजह से पेड़ों को उन तत्वों को ढूंढने के लिए बहुत गहराई तक जाना पड़ता है और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स की तलाश में यहाँ के पेड़ों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, बहुत वृहद पेड़ मिलते हैं, बहुत डीप रूट्स होती हैं। अगर आप बात करते हैं डेजर्ट क्लाइमेट की तो वहाँ पर पेड़ों की जड़ें गहरी मिलती हैं, पानी की तलाश में पेड़ की जड़ें बहुत गहरी चली जाती हैं, और यहाँ पर मेन मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स की तलाश में पेड़ की जड़ें बहुत गहरी चली जाती हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त मजबूत पेड़ देखने को मिलते हैं जो कई सालों से खड़े हैं, मतलब कई 100 सालों से खड़े हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की खासियत है। ये भारत में कहाँ पाया जाएगा, इसकी डिस्कशन के साथ ही इसके सारे ट्रीज, इसकी स्पीसीज, इसकी कैनोपी लेयर, इसकी अदर लेयरिंग प्रोसेस सारा हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पर नहीं। ओके, ये फिजिकल ज्योग्राफी का सब्जेक्ट मैटर है। उसमें बताऊंगा कि एग्जैक्ट 0 से 5 डिग्री के दौरान क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर सन का सारा साल सन रिसीव होने की वजह से टेम्परेचर यहाँ पर फिर बहुत सोर हो जाना चाहिए। आपका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि सर डेजर्ट रीजन में तो जो डेजर्ट अभी 10 से ऊपर जाएंगे तो 20 डिग्री का जो रीजन आएगा सवन्ना क्लाइमेट, और 20 से ऊपर 30 जब जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा वेस्टर्न रीजन में डेजर्ट्स। तो आप कहेंगे कि सर वहां पर तो 48-50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, जबकि सन की रेज वहां पर स्लांटेड भी होती हैं जब सन साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। फिर वहां पर क्यों इतना हाई टेम्परेचर है? और इक्वेटोरियल रीजन में जहाँ पे सन सारा साल वर्टिकल रेज फॉल कर रहा है वहां पर क्यों नहीं होता इतना हाई टेम्परेचर? उसका सारा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ड्यू टू इंटेंस क्लाउड कवर। बड़े पैमाने पर क्लाउड कवर होते हैं और उस क्लाउड कवर की वजह से जहां पर इक्वेटोरियल रीजन में होने की वजह से इंसोलेशन रिसीव हो रही है, वहीं पर इन क्लाउड कवर की वजह से इंसोलेशन में हिंड्रेंस भी आ रही है। इंसोलेशन अर्थ तक पहुंच भी नहीं रहा है, तो क्लाउड कवर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा, टेम्परेचर को नॉर्मल डाउन करने का काम करती है एक्सेस ऑफ ह्यूमिडिटी। तो जैसे ही अर्थ का सरफेस टेम्परेचर राइज होने लगता है, उसके कांटेक्ट में आने के बाद एयर का पैकेट वार्म होकर के उस सरफेस के टेम्परेचर को लेकर के ऊपर की तरफ उठता है, और जब कन्वेक्टिव मैकेनिज्म होकर के वो इमीडिएटली कंडेंस होकर के रेनफॉल करा देता है। ये सारा प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है, इसलिए एक लिमिट से ज्यादा कभी भी तापमान बढ़ता नहीं है।
तो ऑन एन एवरेज अगर हम इस रीजन की बात करें, यहाँ पर 27 डिग्री से लेकर के 31 से 32 डिग्री के बीच में ही टेम्परेचर मिलेगा, एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको विंटर लेस सीजन मिलता है, यानी कि यहाँ पर सारा साल 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है। यहाँ पर सर्दियां नहीं होती हैं, ये विंटर लेस सीजन है, ये विंटर लेस क्लाइमेट है, और यहाँ पर समर क्लाइमेट डोमिनेटेड होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर रात को 12-1 बजे ब्लैंकेट लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ के नागरिकों को यहाँ के तापमान में रहने की आदत है। उसके रेलेवेंस में, उसके रिलेटेड रात के समय में टेम्परेचर जब फॉल कर जाए तो उन्हें उसी तापमान में ठंड लगनी महसूस हो जाती है और ब्लैंकेट लेने की आवश्यकता पड़ती है। आई बात समझ में? इस तरह की चीजें रोचक हैं जो इससे जुड़ी हैं, जो हम फिजिकल ज्योग्राफी में उसको पढ़ेंगे। ये बातें क्लियर हुई? और बहुत से फैक्ट हैं इसके रिलेटेड जो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, वो नीड नहीं है। हमें अभी मोटा मोटा वर्ल्ड लेवल पर क्लाइमेटिक जोन, टेम्परेचर, रेनफॉल का रिलेशन समझना। अब जैसे ही हम ऊपर आ जाते हैं 10 से 20 डिग्री के बीच में, 10 से 20 डिग्री का रीजन है, और इस रीजन को हम क्या कहते हैं? सवन्ना, सवन्ना ग्रासलैंड, सवन्ना ग्रासलैंड क्लाइमेट, 10 से 20 डिग्री का रीजन। अब ये सवन्ना ग्रासलैंड की खासियत क्या है? अगर आप अफ्रीका के रीजन में चले जाएंगे तो 10 से 20 डिग्री के एरिया में आपको बड़े पैमाने पर सवन्ना ग्रासलैंड मिल जाएंगे। और ये सवन्ना ग्रासलैंड जो होते हैं ये गेम एनिमल ग्रासलैंड्स माने जाते हैं, यानी कि बड़े पैमाने पर आप जो नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी देखते हैं उसमें जितनी भी क्लिप्स मेनली आती हैं, जिन बड़े बड़े ग्रासलैंड्स में शेर का भी रंग वही है, ग्रास का भी रंग वही है, जेब्रा भी दिख रहा है, जिराफ भी नजर आ रहा है, सभी जानवर जो दिख रहे हैं एक साथ, वो सवन्ना के मैदान है। ये बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? तो सवन्ना के ग्रासलैंड्स का मतलब एकदम से ही, जैसे ही 0 से 10 डिग्री के जोन से बाहर आप निकलेंगे तो 10 डिग्री से बाहर आते ही रेनफॉल बड़े पैमाने पर कम कर जाएगा। और रेनफॉल के इस अमाउंट में फॉल होने की वजह से अब उतना आपके पास पर्याप्त पानी नहीं है, वर्षा नहीं है कि आप उतनी लग्जूरियस ग्रोथ यहाँ पर कर पाए। लेकिन इतना कम भी नहीं है कि ग्रासलैंड सर्वाइव ना हो पाए। तो इस वजह से रेनफॉल की डेफिशिएंसी की वजह से इस पर्टिकुलर एरिया में आपको बहुत ही एक्सटेंसिव ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, और सबसे एक्सटेंसिव क्योंकि ये अफ्रीका के रीजन में पाए जाते हैं, इसलिए सवन्ना ग्रासलैंड मेनली अफ्रीका से जाने जाते हैं। अदरवाइज अगर आप भारत की बात करें तो भारत में भी सवन्ना ग्रासलैंड एरियाज हैं, अदर सभी कंट्रीज में भी सवन्ना ग्रासलैंड एरिया आपको मिलेंगे, लेकिन वो बहुत एक्सटेंसिव एक कंटिन्यूअस बेल्ट में अफ्रीका में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सवन्ना ग्रासलैंड उस एरिया से जाने जाते हैं। ये मेनली गेम एनिमल के कंसेप्ट से जाने जाते हैं। यहाँ पर रेनफॉल नीचे की तरफ गिर चुका है, जितना 250, 300, 400 सेंटीमीटर रेनफॉल 10 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में हो रहा था, वो अब यहाँ पर नहीं होगा। और इन सभी फैक्टर्स की वजह से यहाँ पर आपको लग्जूरियस ट्री की ग्रोथ नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको जो यहाँ पर ग्रोथ मिलेगी वो ट्रीज बिल्कुल ऐसे रहेंगे जो तेज चलने वाली हवाओं को झेल सकें, क्योंकि जब पेड़ ही नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ग्रासलैंड है, तो हवाएं बहुत तेज आएंगी। और तेज हवाओं को झेलने वाले पेड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और वो पेड़ कैसे रहते हैं? ऑलवेज इस शेप में रहते हैं, बिल्कुल सीधा उनका स्टेम ट्रंक रहेगा और बिल्कुल इस शेप में रहेंगे, एकदम कैनोपी की तरह की, हवा आए और टच करके निकल जाए, उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है। यहाँ पर आपको अकेशिया के पेड़, किक्कर देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको बाओआब के पेड़ भी देखने को मिलेंगे, जिनका अगर आप स्टेम की बात करें तो उसमें आप घर बना सकते हैं, उसको हॉलो करके उसके अंदर रूम बन सकता है, और होटल बने हुए हैं, लोग जाते हैं वहां के उस पेड़ के अंदर रहते हैं। वो इतना चौड़ा है, क्यों? क्योंकि वो वाटर कंजर्व करके रख लेता है पानी की कमी की पूर्ति के लिए, कि जब पानी कम पड़ जाएगा तो मुझे यह पानी इस्तेमाल करना है अपने लिए। ओके, इस तरह की चीजें यहाँ पर मिलती हैं। दैट्स इट। इससे ऊपर हम चले जाते हैं, सवन्ना ग्रासलैंड से ऊपर, तो 20 से लेकर के 30 डिग्री के बीच में, ये पर्टिकुलर रीजन में 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आपको दो तरह के क्लाइमेट देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन्स हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा डेजर्ट क्लाइमेट, और जो कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन्स हैं वहां पर आपको देखने को मिलेंगे मॉनसून्स। तो 20 से ये पर्टिकुलर जोन जो 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड रीजन के बीच में आता है,
आप बड़े आराम से देख पा रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर इसी इंपॉर्टेंट जोन में सारे के सारे डेजर्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अफ्रीका के रीजन की बात करें तो ये पर्टिकुलर वेस्टर्न रीजन में नामीबिया डेजर्ट। उसके बाद अगर आप साउथ अमेरिका की बात करें तो ये बहुत ही सबसे ड्राइएस्ट लैंड ऑन दिस प्लैनेट, दैट इज द अटाकामा डेजर्ट। उसके बाद अगर आप बात करते हैं ये पर्टिकुलर बेल्ट की इंडिया के एस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वेस्टर्न रीजन में थार डेजर्ट। उसके आगे चले जाइए सऊदी अरेबिया के डेजर्ट। उसके बाद बहुत ही एक्सटेंसिव सहारा का सारा डेजर्ट, और उसके बाद ये पूरा का पूरा साउथ अमेरिकन रीजन, और यहाँ पर आते हैं सोनोरन डेजर्ट्स। तो कुल मिलाकर के 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड का कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन रीजन में आपको देखेंगे डेजर्ट्स। लेकिन इसी 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के रीजन में आप देख पा रहे थे कि ये जो कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न रीजन है, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न रीजन है, यहाँ पर आपको मॉनसून देखने को मिलेंगे। और 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड का बेल्ट है जो भारत के इस इलाके में आपको मॉनसून देखने को मिलता है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों मॉनसून देखने को मिलता है? हमने देखा था कि जो 0 डिग्री की इक्वेटर हुआ करती थी, उस 0 डिग्री की इक्वेटर पर जब सन की रेज वर्टिकली फॉल कर रही हैं लगभग सारा साल, तो उस वर्टिकल फॉल की वजह से वहां से हवाएं गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठ रही हैं। हमने क्लाइमेट के लेक्चर में डिस्कस किया, और उनके ऊपर उठने की वजह से वहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो गई है थ्रू आउट द ग्लोब। और उस लो प्रेशर बेल्ट को फिल करने के लिए दो इंपॉर्टेंट बेल्ट से विंड्स आ रही हैं, वो है हाई प्रेशर बेल्ट। एक है 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की, 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की हाई प्रेशर बेल्ट से विंड्स आ रही हैं। तो जो नॉर्थ से आ रही है वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, और जो साउथ से जा रही है वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। तो ये दोनों विंड्स यहाँ पर टकरा करके एक ट्रॉपिक्स के बीच के एरिया में कन्वर्जेंस जोन बनाएंगी। तो इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन, तो ट्रॉपिक्स के बीच में ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो बन रहा है, ये सीधा सीधा कनेक्टेड है सन की वर्टिकल रेज को रिसीव करना और उसके बाद यहाँ से हवाओं का गर्म होकर के ऊपर उठने से। इसकी वजह से जैसे जैसे सन माइग्रेट करता है तो ये ITCZ का जो जोन है ये भी सन के साथ साथ नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड माइग्रेट करता है। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि जब सन का नॉर्थवर्ड माइग्रेशन होता है, जब सन मार्च ऑनवर्ड्स अप्रैल मई जून के महीनों में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को अचीव करना चाहता है, उन मंथ्स में ये जो ITCZ लाइन है, ये ITCZ लाइन इस तरह से कहीं इंडिया के गंगा के मैदान में सेट हो जाएगी जाकर के। लेकिन उस टाइम पर वो ITCZ लाइन अफ्रीका के इन रीजन से ही गुजर रही है। यही कारण है कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट होने की वजह से भी ITCZ की पोजीशनिंग अफ्रीका के रीजन में उतनी रेज्ड नहीं होती है कि सवन्ना के ग्रासलैंड्स को बरसातें मिल पाए, इसलिए सवन्ना के ग्रासलैंड एज इट इज ही बने रहे हैं। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के इंडिया को मानसून मिलता है इसी 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के दौरान। तो कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न एंड पे मानसून हैं, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न एंड्स पे डेजर्ट्स हैं। डेजर्ट्स होने के कारण कई सारे हैं। एक रीजन सबसे इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि 0 डिग्री इक्वेटर से जो हवाएं उठ रही हैं वो 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जाके ही फिर नीचे फॉल कर रही हैं, और जब वो नीचे फॉल कर रही हैं तो कुल मिलाकर के कहानी ये बन जा रही है कि वो तो हर जगह से ही उठ करके फॉल कर रही होंगी। फिर आप कहेंगे कि सर ईस्टर्न मार्जिन पे क्यों नहीं होते डेजर्ट्स? वो तो एक जगह से नहीं ना, हर जगह से ही फॉल कर रही होंगी। तो ठीक है, फॉल करा देते हैं, एक ही साथ 2 विंड फॉल कराएंगे, जैसा आप लोगों को अच्छा लगेगा वैसा कर लेना। फिर तो हवाएं फॉल कर गई, फॉल करने के बाद हवाओं को डाइवर्ट होना है ना, इस तरह से डाइवर्ट होना है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड अपने किस तरफ मुड़ती है? राइट। तो हवा फॉल की है, फॉल करने के बाद सरफेस पे टकरा के डाइवर्ज होगी, एक इक्वेटर की तरफ आएगी, एक 60 डिग्री की तरफ जाएगी। जो इक्वेटर की तरफ आएगी वो किस तरफ होगी? टुवर्ड्स द राइट, अपने राइट। तो अल्टीमेट है कि आप कोई 2 हवाएं यहाँ से हमने उठाई हैं, एक जाकर के अफ्रीका के ईस्टर्न मार्जिन के रीजन में गिर रही है, एक अफ्रीका के वेस्टर्न मार्जिन में गिर रही है। जो ईस्टर्न मार्जिन में गिर रही है ये भी ड्राई है, वेस्टर्न मार्जिन की तरफ गिरने वाली भी ड्राई है। लेकिन ईस्टर्न मार्जिन की तरफ गिरने के बाद जब ये टुवर्ड्स द राइट मुड़ेगी तो ये रास्ते में आने वाले इस सी से वाटर अचीव करके ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द अफ्रीका के पे वर्षा करने के लिए सक्षम रहती है। आई बात समझ में? और इसके पीछे भी हवाएं गिर रही हैं, वो भी पानी लेकर के आकर के वर्षा लेकर के आकर के यहाँ पर वर्षा कर देंगी। आई बात समझ में? लेकिन
जो विंड पर्टिकुलरली इस रीजन में गिरी है अफ्रीका के, वो सरफेस पे गिर करके सरफेस को ही ट्रैवर्स करते हुए जा रही है और फिर ईस्ट अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट तक रीच कर रही है। वो पहले तो ड्राई थी ही और ड्राई हो गई पूरे रास्ते में, इसलिए अफ्रीका के या वर्ल्ड के किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट को वर्षा नहीं मिल पा रही है। लेकिन ईस्टर्न कोस्ट को टच करते हुए रास्ते में क्योंकि जल के स्रोत मिल जाते हैं तो वर्षा करा देती हैं ये पवनें। आई बात समझ में? यह कारण है, ये एक कारण था। एक तो था डिसेंडिंग ऑफ द एयर, जिसकी वजह से वहां पे है लो प्रेशर, हाई प्रेशर कंडीशन। और हाई प्रेशर कंडीशन में क्या होगा, हवा नीचे गिर रही है, ऊपर नहीं उठ रही है। और जब भी हवा डिसेंड करेगी तो उसकी वजह से, डिसेंड की वजह से वो और एक्सपैंड करेगी, और जब वो और एक्सपैंड करेगी तो उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी और बढ़ेगी, यानी कि मॉइस्चर को संभाल लेने की ताकत और बढ़ जाएगी। और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जब और बढ़ेगी